कंपाउंड सेंटेंस में पहला टॉपिक हमारा है कम्युलेटिव, मतलब जोड़ बताने वाले, जिसमें 4 कंजक्शंस आपको याद रखने। कितने? सिर्फ 4 कंजक्शन, एंड, एज वेल एज, बोथ, डेट एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड का मतलब सभी बच्चे जानते, और एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, बोथ का मतलब दोनों, और डेट करके एंड का मतलब और हो जाएगा, नॉट ओनली ना केवल, बट ऑल्सो बल्कि भी। तो इससे हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। बस ध्यान रखना 4 कंजक्शन कौन कौन से? एंड, एज वेल एज, बोथ, डेट एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अब इसमें नियम क्या है? जब एक सब्जेक्ट के द्वारा 2 काम किए जाए या फिर 2 सब्जेक्ट्स के द्वारा 1 काम किया जाए, एक सब्जेक्ट मिलकर 2 कामों को करे या 2 सब्जेक्ट मिलकर 1 काम को करें, तो इन कंजक्शंस में से किसी एक कंजक्शन से जोड़ के बनाना। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश। क्या लिखा है? आई टीच इंग्लिश, फुल स्टॉप, आई टीच हिंदी ऑल्सो। अब आपने देखा एक सब्जेक्ट 2 काम कर रहा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और एक ही सब्जेक्ट है वो कह रहा है हिंदी भी पढ़ाता हूं। एक सब्जेक्ट के द्वारा 2 काम हो गए, तो इनमें से जो भी कंजक्शन तुम्हें सही लगे उससे जोड़ के बना दो। अब देखो आई टीच दोनों में कॉमन है, तो आपने क्या लिखा? आई टीच इंग्लिश, सबसे प्यारा और सबसे आसान एंड, क्या? एंड हिंदी। बोलो ऑल्सो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब एक जैसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखा जाता है तो लास्ट वाले में हम लोग ऑल्सो का यूज करते हैं। लिखा जब इसका कंबाइन कर देंगे, यानी कि अब इसका हमने कंपाउंड सेंटेंस मिला करके एक सेंटेंस बना दिया तो हट जाएगा। ये सेपरेट सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, आई टीच हिंदी, फिर मैं लिख दूँ आई टीच संस्कृत ऑल्सो, तो लास्ट वाले में ऑल्सो आएगा। लेकिन जब हम तीनों को मिला करके कंबाइन करके एक बनाए तो आई टीच इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, अब ऑल्सो हट जाएगा। ठीक है, अब एक कंबाइन हो गया, तो बहुत अच्छा है, सबसे आसान है, आपने एंड से बनाया। अब आपको याद हो कि मैंने सिंपल में भी एंड पढ़ा दिया, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि सिंपल में एंड को नहीं यूज करना। लेकिन क्या होता है कि जब 2-3 सेंटेंस हमारे सामने आ जाते और पेपर कहता सिंपल बनाओ, तो मजबूरी बस हमें वहाँ एंड का यूज करना होता। रियल में एंड जो कंजक्शन है वो कंपाउंड का ही है। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसका यूज कंपाउंड में ही हो। अब आप चाहो, आपको लगे कि नहीं सर हमें एज वेल एज से बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से लिखो आई टीच इंग्लिश और एज वेल एज, क्या लिखा? एज वेल एज हिंदी। इसका मतलब क्या होगा? मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाता हूँ। अब आप कर नहीं सर हमें एज वेल एज से नहीं, हमें तो भाई बोथ एंड से बनाना अच्छा लग रहा, तो आप क्या बनाएंगे? आई टीच बोथ, क्या? आई टीच बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बड़ा अच्छा सेंटेंस बनाया। आई टीच बोथ, मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी। अब आपने कहा कि सर ये वाला क्यों रह जाए, इसको भी लपेट दो, तो चलो वो चारों तरीके से बना दिया। क्या ये संभव है कि हर सेंटेंस में ये चारों कॉन्सेप्ट लागू हो जाए? ये संभव नहीं है। ये वाला सेंटेंस मैंने इतना इजी इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे समझाना था, तो समझाने के लिए मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा जिस पे चारों रूल अप्लाई हो गए। ठीक है, आई टीच इंग्लिश एंड हिंदी, आई टीच इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, आई टीच बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, आई नॉट ओनली टीच इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, मैं ना केवल अंग्रेजी पढ़ाता हूँ बल्कि हिंदी भी पढ़ाता हूँ। तो इसमें बड़ा मजा आ गया। बेटा देवता तरस रहा है ऐसी इंग्लिश पढ़ने को कि मान के चलो पेपर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा और तुमने सारे नियम परोस के रख दिए, बोले आइए, तो एक नियम से बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने सारे बना दी एंड एज वेल एज, पूरा ज्ञान यहीं दिखा दोगे क्या? आपको जो अच्छा लगे, आपको एंड अच्छा लगता तो एंड से बनाओ, एज वेल एज अच्छा लगा तो इससे, एक नियम से किसी से बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ही वॉज मार्क एब्सेंट, सबसे इजी बनाना है तो ये है ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट। हाँ, एंड क्या लगाया? एंड। अब आप देखो ही वॉज तो कॉमन है, तो बार बार लिखना होशियारी है बेवकूफ़ी है, तो अपन सीधा लिखेंगे टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। अब कोई जैसे कहे कि नहीं सर हमारा मन नहीं मार रहा, हमें तो किसी दूसरे नियम से बनाना है, तो एंड की जगह क्या कर दे? एज वेल एज लगा दे। ही वॉज मार्क एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, मतलब उसकी अनुपस्थिति लगा दी गई, साथ ही साथ उसे क्लास से भी निकाल दिया गया।
तसल्ली नहीं है तो वो क्या कर दे, हाँ वो तीसरा नियम का यूज कर दे, क्या बना दे, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट ऑल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द। अब आपको अगर लग रहा है कि सर चौथा वाला जो काय को रहेगा इसको भी बनाओ, तो ये वाला सेंटेंस इस नियम से नहीं बन पाएगा। और अगर आप बना दोगे तो इतना गंदा मीनिंग देगा कि तुम्हें उसकी स्मेल आएगी। ये प्यारा सा सेंटेंस है, अपन सिंपल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ही वर्कड हार्ड, ही, फिर ये सेंटेंस अगर आप ना सीख पाओ तो कुछ नहीं करना है, आज घर पे जाकर दीवार पकड़ के मुड़ी मारना भड़ाम 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 कि मेरी बुद्धि इतनी अच्छी, कुछ आता ही नहीं है, सपाट है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो कठिन परिश्रम किया तो उसे पास होना चाहिए था, तो इसी वजह से तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध है। तो आप अगर पेपर क्या कह रहा है, कंपाउंड, कंपाउंड कह रहा तो कुछ नहीं करना, ही वर्कड है, हाँ ही वर्कड हार्ड। अब तुम्हें जो अच्छा लगे, एट क्या, एट, या फिर स्टिल क्या, हमें लगता है एट अच्छा, हमें एट दिया। अब यहाँ देखो ये लिखा ही, यहाँ लिखा ही, तो बार बार ही करने से अच्छा है कि सीधा लिख दो फील्ड, लेकिन नहीं तुम्हें लग रहा नहीं सर ही में मजा आता तो आप लिख लो ही फील्ड। लेकिन कोशिश ये करना कि अगर वही सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो दोबारा ना लिखो। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एट फील्ड तब भी सही बना है, एट ही फील्ड फिर भी वह फेल हो गया, सही बना। अगर किसी को यहाँ एट नहीं लिखना है तो वो क्या करेगा, स्टिल लगाए। अब याद करो कॉम्प्लेक्स की बात, कॉम्प्लेक्स में यहाँ सिर्फ ऑल्दो लगा दो। अच्छा उसमें एक चीज़ है, ऑल्दो लगाने के बाद यहाँ कोमा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें होशियारी नहीं देना। बोले सर आपने कहा था, बोले कुछ नहीं, बोले कोमा। कोमा का काम दो वाक्यों को अलग करना है, ठीक है। यहाँ आपको अलग नहीं करना, यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको एट का ही यूज करना। अगर किसी को एट पसंद ना हो तो स्टिल का यूज कर सकता है। हो सकता है कोई बच्चा इसे एट या स्टिल का यूज करके बना दे, और हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन इस सच में एट और स्टिल का सेंस नहीं दे रहा। एट स्टिल में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो कामों में विरोध हो तो हमें एट या स्टिल लगाना होता। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता, तो इसमें विरोध कहाँ है। अब भाई अगर कोई इंसान गरीब है और वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है तो विरोध कहाँ है। भाई मदद तो कोई भी कर सकता, जरूरी थोड़ी कि धन से ही मदद हो, हम मेहनत से मदद कर सकते, शब्दों से मदद कर सकते, किसी को मोटिवेट कर दिया वो भी मदद हो सकती। तो इसको हमें बट से बनाना बहुत अच्छा रहेगा, जब दूसरा वाक्य निगेटिव हो या फिर कोई विरोध ना हो। तो इसमें बताओ दूसरा वाक्य निगेटिव है, हमने क्या कहा, जब दूसरा वाक्य निगेटिव हो या फिर कोई विरोध ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, तो हमेशा बेटा बट से बनाना चाहिए। किससे बनाना चाहिए, तो इसमें ना तो कोई विरोध है, विरोध है क्या नहीं है, तो बट से बनाओ, सबसे बेहतर बनेगा। ही इज पुअर बट ही इज रेडी टू हेल्प अदर्स। क्या मतलब निकला, वह गरीब है लेकिन वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये तो नहीं कहोगे फिर गरीब है कैसे मदद करेगा, या विरोध ना हो, ये भी तो कहा। तो ये हमने बट से इसलिए बनाया क्योंकि इस वाक्य में क्या है, विरोध नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए हमने इसको किससे बनाया, बट से। अच्छा जैसे आप कहना चाह रहे हो वैष्णवी वैष्णवी नहीं, चलो अब लिख लो, वैष्णवी इज फ्री फुल स्टॉप, शी इज नॉट हैप्पी। अब जल्दी से देखो दूसरा वाक्य विरोध को बता रहा है या निगेटिव सेंस दे रहा, सीधा नेगेटिव ही आ गया। तो हमें बट तभी लगाना है या तो दूसरे वाक्य में विरोध ना हो, क्योंकि विरोध होगा तो एट स्टिल लगेगा ना भाई, विरोध होने पर तो हम एट स्टिल का यूज कर रहे हैं। या तो विरोध ना हो तो बट लगाओ, या फिर दूसरा वाक्य नेगेटिव हो। तो इसमें हम बट से इसलिए बनाएंगे क्योंकि दूसरा वाक्य कैसा है, नेगेटिव, और इसमें हमने बट से इसलिए बनाया क्योंकि कोई विरोध नहीं था। आप क्या बनाएंगे, वैष्णवी
हाँ, वैष्णवी इज फ्री, यहाँ हम लिख सकते थे एवरीबडी इज फ्री बट शी इज नॉट हैप्पी। इसका मतलब ये है वैष्णवी आज़ाद है, स्वतंत्र है, लेकिन वह खुश नहीं है। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है? ही इज लेजी फुल स्टॉप, ही इज क्लेवर। अब इसमें बताओ एट से बनेगा, स्टिल से बनेगा, व्हाट से बनेगा? अगर विरोध है तो आप इसे एट या स्टिल से बनाएंगे, बट से बनेगा। क्यों? वह आलसी है, वह चालाक है। तो आलसी व्यक्ति चालाक तो हो सकता है, इसमें विरोध कहाँ है? कई इतने निकम्मे रहते लेकिन बहुत चालाक होते, वे इसका बहाना ढूंढते कैसे काम ना करें, इसमें वे चालाकी दिखे। जैसे कुछ बच्चे देखने में बड़े सीधे साधे लगते, कितना ऐसा लगता कि इनसे भोला भाला तो कोई है ही नहीं, भोलेनाथ भी उनके आगे फेल हैं। हाँ, लेकिन होते बड़े खुरापाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। तो आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे। अगर एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो कामों में विरोध हो तो एट स्टिल लगाना है, और अगर दूसरे वाक्य में कोई विरोध नहीं है या फिर निगेटिव है तो आपको बट से जोड़ना है। मोस्टली ध्यान देना इस पर, अगर दूसरा वाक्य निगेटिव है तो 100% बट, विरोध नहीं है तो बट, और विरोध अगर है तो एट स्टिल लगाना। ठीक है। अब सिर्फ एक बात आपको सीखने की जरूरत और है, नोट नंबर 2। तो क्या लिखा? जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट और उनके वर्ब अपोजिट हों तो व्हाइल या वेयरएस से जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब आपको देखना है दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट और वर्ब अपोजिट हो। देखो, पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? गुड बॉयज। दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? बैड बॉयज। पूरे सब्जेक्ट अपोजिट समझ में आ गए? गुड बॉयज, बैड बॉयज, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ इनकी वर्ग देखो, यहाँ गुड बॉयज क्या कर रहे हैं? कठिन परिश्रम, और ये मेक मिस्चिफ पे क्या कर रहे हैं? मक्कारी कर रहे हैं। तो ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो अपोजिट हो गए ना। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अपोजिट हों और दोनों वाक्यों के वर्ब अपोजिट हों। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अपोजिट हों और दोनों वाक्यों के वर्ब काम अपोजिट हो तो व्हाइल या वेयरएस से जोड़ते हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखो गुड बॉयज वर्क हार्ड। हाँ, वर्क हार्ड। मुझे जैसे वायल अच्छा लगता, वायल लिख दिया मैंने, वायल। बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। इतना सरल, इतना आसान कहीं हो नहीं सकता। मतलब अगर किसी बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती। ये गलती बहुत बड़ी मेरी होगी कि मैं उसे समझा ही नहीं पाया, मैं सिखा नहीं पाया कि देखो बेटा टटू के बना सकते इतना आसान सेंटेंस। अच्छा, और जो बच्चे मुझे YouTube पर देख रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आपकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये गलती टीचर्स की है, माता पिता की, तुम्हारी तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि तुम तो बहुत आज़ाद पक्षी हो। हाँ, लेकिन अभी भी वक्त है आपके पास। अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। अगर आपने इतना सा भी काम कर लिया तो आपको सारी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या, गुड बॉयज वर्क हार्ड व्हाइल बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं जबकि बुरे लड़के मक्कारी करते हैं। ये वाला सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। देखो, वाइज मैन, इस सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट क्या है? सुरभि, वाइज या मैन? मैन सब्जेक्ट है। इस वाले में क्या है? इस वाले में क्या है? देम सब्जेक्ट है। विशाल तुम बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? वाइज मैन। अच्छा, और उसमें देम सब्जेक्ट है। मुस्कान आप बताएं। सर, इसमें मैन और इसमें देम। आप बताओ वही। इसमें वाइज मैन और इसमें फूल्स। अच्छा, आप जाने कहाँ से आई हो? हाँ, आप बताओ। हाँ, मैन और देम है। रोशनी आप बताओ। मैन और देम। हाँ, खुशी। अच्छा, तुम इनके साथ जाना चाहोगी? जाओ बेटा, हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। हैं? हाँ, रीना आप बताओ। सब बेवकूफ़ हैं, तुम होशियार हो। हैं? तुम भी गधा हो पर आप बताओ साक्षी। तुम अगर रीना बेवकूफ़ है तो तुम भी। वो 4 बच्चियों हैं ऐसे, मोहिनी, खुशी, रीना, इन लोगों ने एक जैसे आंसर दिए, तुम भी इन्हीं के साथ जाओगे।
हाँ इंडिया वाले हम लोग, एक भीड़ जाएगी वहीं जाएंगे सब। आप बताएं, आपका तो हो गया, आप बताइए। जियान काक बोल रहे हैं। हाँ वाइज मैन और देम, हाँ आप ठीक सुनना, हमें अब सही सुनाई दे रहा। आप बताएं। अच्छा आप बताओ जो ये कह रहे हैं, ऐसे कह दो। हाँ सर आप बताओ। मैन और देम, आप बताएं बेटा। नायक जी आप बताएं। चिंटू आप बताओ। आप बोलो आशीष। जय भारत, जय है। अब सबका जय है। पता मुझे याद आया, मैंने 12th क्लास में यही सेंटेंस दिया, कम से कम 10-12 बच्चों ने यही बेवकूफ़ी की। मैंने फिर सबकी अच्छी दम से पिटाई लगाई, मैंने कम से कम अफाता डाटा डंडे दिए। ये ध्यान रखना, देम सब्जेक्ट कब से होने लगा? देम तो ऑब्जेक्ट है। और तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मोस्टली शुरुआत में मिलता है। ये पूरा सब्जेक्ट है वाइज मैन, ये पूरा सब्जेक्ट होगा बुद्धिमान व्यक्ति, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं किया करो। आपको मालूम, अभी मैं इसको पढ़ा लूँ, फिर एक अलग सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें पूछूंगा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और ये 9th-10th को मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया। एक्चुअली उस समय जब आप पढ़े थे तब वो टॉपिक था नहीं, इसलिए तुम्हें वो चीज़ उस अंदाज में नहीं बताई, लेकिन बताया हमने कई तरीके से। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ाते हैं तो कितना बढ़िया तरीके से समझाते, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जाने क्या क्या बता देते। चलो देखें, तो ये इसमें वाइज मैन है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? शो देयर फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को शो करते, बता देते। फूल्स अवॉइड देम, फूल्स उन्हें गलतियों को छिपाते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो वाइज मैन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वाइज मैन और फूल्स सब्जेक्ट अपोजिट हो गए। और ये क्या कर रहा है? अपनी गलतियों को शो कर रहा है, ये दूर भाग रहा है। तो दोनों के वर्क भी अपोजिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाएंगे, हाँ वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, जो भी लगाना, वेयर एज या वाइल फूल्स अवॉइड देम, यानी कि बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को शो करते हैं, बता देते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग गलतियां स्वीकार कर लेते हैं, और मूर्ख अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो जिंदगी भर मूर्ख रहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंस में आपको पढ़ना है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है विकल्प या चॉइस। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो विकल्प बताते हैं या फिर चॉइस बताते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ कंजक्शंस पे ध्यान देना है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में लिखा आइदर और, तो ध्यान रखना आइदर और का एक पेयर है। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो या, ठीक है। जिस सेंटेंस में आइदर आएगा उसमें और जरूर आएगा। अब ऐसे नाइदर और नॉर का एक पेयर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ना तो ना, और का मतलब अथवा होता है, ठीक है। और नॉर उसी का इससे बन के आया, अदरवाइज का मतलब अन्यथा। तो ये 4 कंजक्शन याद रखना, आइदर, डेट डेस और, नाइदर, डेट डेस नॉर, और अदरवाइज। कैसे बनाएंगे? इसका नियम क्या है? जब किसी काम का कोई ऑप्शन हो, विकल्प हो, तो इन कंजक्शंस में से किसी एक कंजक्शन से जोड़ के बना देते। जैसे हमारे सामने पहला सेंटेंस है कम इन टाइम, समय पर आओ। डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। तो सेंटेंस खुद अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा, समय से आओ, अन्यथा बिल्कुल मत आओ, समय से आओ अथवा बिल्कुल मत आओ। तो अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बनाओ, फिर कम इन टाइम, क्या लिखा आपने? या तो लिखो यहाँ और डू नॉट कम एट ऑल। अच्छा, यहाँ आपने कंजक्शन क्या जोड़ा? और जोड़ा। अब किसी को और अच्छा नहीं लग रहा तो क्या जोड़ सकते? अदरवाइज। जिस सेंटेंस में और जुड़ेगा उसमें 100% अदरवाइज जुड़ ही जाता है। समय से आओ अथवा बिल्कुल मत आओ, या आप ये कहो समय से आओ अन्यथा बिल्कुल मत आओ। अन्यथा अगर सेंस ले गए तो हम क्या लगाएंगे? अदरवाइज, ठीक है। अगर आपको अन्यथा बोलना है तो अदरवाइज लगाओ, और अथवा बोलना है तो और लगाओ। क्लियर हो रहा ना? अच्छा, यहाँ लिखा कम इन टाइम, इसका मतलब है समय से आओ, और कम वन टाइम होता तो समय पर आओ। अच्छा, अब आप चाहते कि नहीं, अब हमें ये वाला तरीका नहीं चाहिए, और कोई दूसरा डिफरेंट तरीका कोई है इसका बनाने का। आपने इसमें देखो, हमें मान लिया कि आपने इसमें और से बना लिया और अदरवाइज, ये तो बन गया। और किससे बन सकता है? आइदर से भी तो बनेगा,
क्या बनेगा, आइदर कम इन टाइम, और अब यहाँ आएगा और डू नॉट कम एट ऑल। ये 3 तरीके से सेंटेंस बन सकता है। इसका मतलब 3 नियम आपने एक बार में समझ लिए। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चले, क्या लिखा, मेक हेस्ट। हेस्ट का मतलब है जल्दी, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। कैसे बनाएंगे, हाँ गुड गुड, आपने लिखा मेक हेस्ट अदरवाइज, इसको हमने अदरवाइज से बना दिया, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अभी एक बात हमने कही थी क्या, कि जो सेंटेंस अदरवाइज से बनेगा वो और से जरूर बन जाएगा। तो आप और से बना सकते हो, लेकिन पेपर में एक ही तरीके का यूज करना, ये नहीं कि सब बना डाले। जब दोनों वाक्य फेयर एंड लवली लगा के आए हो, किसने लिख लिया, किसी ने नहीं लिखा। मैं पता इसलिए बोला था कि अगर मैं आप लोग हंसते नहीं तो कुछ और चीज को लिख ही देते। ऐसा कर लोगे तो सुना करो ध्यान से। जब दोनों वाक्य निगेटिव हो, जब दोनों वाक्य निगेटिव हो तो नाइदर डेट डैश नॉर से जोड़ते हैं, नाइदर डेट डैश नॉर से जोड़ते हैं, एवं निगेटिव सेंस से हटा देते हैं। अगले पॉइंट को अगर हम समझें तो इसमें आपको देखना है दोनों वाक्य कैसे हैं, निगेटिव। यहाँ ये वाक्य भी निगेटिव और ये वाक्य भी निगेटिव है। तो ये वाला नियम तभी काम करेगा जब दोनों वाक्य कैसे होंगे, निगेटिव। अगर दोनों अफर्मेटिव है तो आइदर और से बन सकता है, और से बनेगा, अदरवाइज से बनेगा। लेकिन जब दोनों सेंटेंस निगेटिव है तभी आपको ध्यान देना है नाइदर नॉर से बनेगा। किससे बनेगा, जब दोनों वाक्य निगेटिव हो तो हमेशा नाइदर नॉर से बनेगा, और जब आप नाइदर नॉर का यूज कर दोगे तो निगेटिव वर्ड से हटा देंगे, क्योंकि नाइदर नॉर अपने आप में निगेटिव है। देखो दोनों वाक्य निगेटिव है या नहीं, कैसे पता चल रहा, नोट लगा है, ऐसे चल रहा ना। अच्छा, दोनों वाक्य निगेटिव है तो आप सबसे बेहतर है ये निगेटिव सेंस हटाया और इसी की जगह पे हमने सीधा लिख दिया ही नाइदर। क्या लिख दिया, हाँ ही नाइदर, ही नाइदर। रुक जाओ, अब यहाँ कम लिखोगे या केम, क्यों लिखोगे, क्योंकि डिड नॉट हट गया तो अभी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की तरह से बनेगा। ये ध्यान रखना होता है जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाओ या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब इनमें से डज नॉट डिड नॉट हटेगा तो कोई नेगेटिव वर्ड तो हम लाएंगे, लेकिन वो अफर्मेटिव का नियम से बनेगा, इनकी अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ही नाइदर केम, यहाँ आप लगाएंगे नॉर। अब यहाँ देखो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ही तो हम लिख ही चुके हैं। और सेंड की क्या सेकंड फॉर्म क्या है, सेंट एनी लेटर। आपने क्या बनाया, ही नाइदर केम नॉर ही सेंट एनी लेटर, ना ही वह आया ना ही उसने कोई पत्र भेजा। अब आपको ये भी लग रहा होगा सर ऐसे बना दो, नाइदर ही केम नॉर सेंट एनी लेटर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सही हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस को बनाए। मैंने तो एक ट्रिक आपको क्या बताई, कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, सीधा निगेटिव हटाया, निगेटिव वर्ड लगाया। ऐसे इसमें देखो हमने क्या लिखा, ही नाइदर प्ले। अब प्लेज हो जाएगा क्योंकि डज ही सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ प्लेज सिंगुलर वर्ब होगी। ही नाइदर प्लेज हॉकी नॉर प्लेज क्रिकेट। अच्छा, अगर प्लेज ना लिखा जाए यहाँ तो इसलिए चल जाएगा क्योंकि दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ब आई थी, इसलिए चल जाएगा। जबकि दूसरे वाले में, पहले वाले में नहीं चल पाए क्योंकि यहाँ कम वर्ब है, वहाँ सेंड वर्ब है, तो इसमें दोनों जगह लिखना जरूरी है। इसमें आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप ऐसे बना दो, ही नाइदर प्लेज हॉकी नॉर क्रिकेट भी चलेगा और ये भी अच्छा है। भाई ना तो हॉकी खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है, ये आपका अल्टरनेटिव हो गया। इसमें 4 पॉइंट थे, चारों क्लियर हो गए। तो एलिएटिव में क्या है, इसका नियम ये है कि जब किसी काम का कोई कारण हो या फिर परिणाम हो, तो अगर परिणाम है तो हम इसलिए के अर्थ में क्या लगाएंगे, सो या देयरफॉर, और अगर कारण है तो क्योंकि के अर्थ में क्या लगाएंगे, फॉर या हैंस। मतलब सीधी सी बात ये समझना है, जब किसी काम का कोई कारण हो या फिर परिणाम हो तो क्योंकि के अर्थ में लगा देना फॉर और हैंस,
और इसलिए के अर्थ में लगाना है सो या देयरफॉर, जो आपको ठीक लगे। अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, अपने आप सेंटेंस मीनिंग देगा। इसलिए का अर्थ निकले तो सो या देयरफॉर, क्योंकि का अर्थ आए तो फॉर या हेंस। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ सिंथेसिस में सेंटेंस को जब आप कंबाइन करें तो दोनों सेंटेंस को जोड़ के उसका हिंदी में मीनिंग निकालो, और जो मीनिंग निकले उसी के आधार पर बना दोगे तो मोस्टली आपका सेंटेंस सही बिल्कुल होगा। ठीक है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो क्या अर्थ निकला, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। कुछ नहीं करना, बस आराम से यहाँ सो लगाना। क्या लगाना, आप बनाएंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और आपने लगाया यहाँ पर सो फेल्ड लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट बार बार आ रहा ही, तो बार बार ही करने से अच्छा है एक बार ही करो और आगे लिखो। और अगर किसी को लिखना है, क्या लिखना है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन ग्रामर किसी चीज की रिपीटेशन के लिए मना करती है। चलो अगला क्वेश्चन, मोहिनी, रोहन हैज नो यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, एम कर दें। ही डज नॉट गो टू स्कूल, रोहन के पास यूनिफॉर्म नहीं है इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता। तो आप क्या कहेंगे, रोहन हैज नो यूनिफॉर्म, यहाँ लगाओ सो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, आपको लग रहा कि नहीं सर हमें किसी और नियम से बनाना, तो इसमें रोहन को ही की जगह कर दो और ही को रोहन की जगह। अगर हम ऐसे लिखते हैं रोहन डज नॉट, क्या करते हैं, डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ क्या लगा दो फॉर या हेंस, ही हैज नो यूनिफॉर्म। अब आपको एक बात सुन के सरप्राइज नहीं हो रहा, आश्चर्य नहीं हो रहा कि फॉर का अर्थ हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि। क्या बोल रहे हैं, जबकि हमने तो जब से पैदा हुए हमने बिकॉज ही सुना है, इसके अलावा तुम कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन आपने जब बुक की रीडिंग की होगी, कई बार जब मैं बुक को समझा रहा हूँगा तो आपको मैंने कहा होगा बेटा यहाँ फॉर का अर्थ के लिए नहीं क्योंकि है। जब मैं वहाँ कहता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा कि सर ये क्या बात आप कर रहे हो, तो वो यही वजह है। कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि के अर्थ में हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर या हेंस का यूज करेंगे। रोहन डज नॉट गो टू स्कूल, रोहन स्कूल नहीं जाता, फॉर ही हैज नो यूनिफॉर्म, क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। और सीधा सीधा बना रहे तो रोहन के पास यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए वह स्कूल नहीं जाता, तो सो लगा दो, चाहे देयरफॉर लगा दो, कोई इशू नहीं है। मुस्कान, लास्ट सेंटेंस का आंसर, आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है बेटा, I cannot teach you, so I am very tired. मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, सो आई एम वेरी टायर्ड। ये कौन सी बात है, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ इसलिए मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये कोई बात है, बदतमीजी कर दी तो। हाँ, आई कैन नॉट टीच यू फॉर आई एम वेरी टायर्ड। अब अगर आपने यहाँ बिकॉज लगा दिया तो पता क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा और आप खुश होंगे, अपनी पीठ थम दबाएं, देखो बिल्कुल सही बनाया, बिकॉज से बनाया तो बहुत अच्छा है। और पेपर में कुछ बच्चे क्या करते, आपने फॉर लगाया, दूसरा बच्चा आपसे पूछ रहा है हमने तो फॉर लगाया, पागल होता है, इतनी भी अकल नहीं है, फॉर लगता है क्योंकि है, क्योंकि बिकॉज। अब तुम्हारा दिमाग का एग्जाम हो गया, बोले बात तो बंदा सही कह रहा, क्योंकि फॉर तो कुछ दिनों के बाद दिमाग छोड़ जाएगा। आप इस बात को लंबे समय तक शायद ना याद रख पाओ, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपके दिमाग से फॉर हट ही जाएगा कि फॉर का अर्थ भी क्योंकि हो सकता है। कब, जब एक कंजक्शन होता है, लेकिन जब एक प्रीपोजिशन होता तो इसका अर्थ के लिए होता, जैसे दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, ठीक है, चाहिए, तो वहाँ प्रीपोजिशन है वो, और यहाँ दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा। आप क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट टीच यू फॉर आई एम वेरी टायर्ड। बहुत सारे बच्चे तो इस पर बिलीव नहीं कर पाते, बोले फॉर कैसे, फॉर तो थोड़ी लगेगा, फॉर तो क्योंकि होता, फॉर का मतलब तो के लिए होता। अच्छा, अगर आपको इसको सो से बनाना या देयरफॉर से, तो लिखो आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। इसी के साथ में ये बहुत ही शानदार पूरा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया सिंथेसिस का, जिसमें आपने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को अच्छे से समझा है। और जो बच्चों ने मुझे यूट्यूब पर देखा है उनके लिए मैंने पूरा ये टॉपिक धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, आप आराम से देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर करवाइए। थैंक यू सो मच।